हेलो फ्रेंड्स, मैं एम ए हक पिछले 12 वर्षों से सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को गाइड करता आ रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिल्ली और आईआईपी में भी गेस्ट फैकल्टी की तरह अपनी शिक्षा से संबंधित कार्यों को संपन्न कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, मैंने अपना एक नया इंस्टीट्यूट डेवलप किया है जिसका नाम है हॉक स्टडी सर्कल। और इस हॉक स्टडी सर्कल में हम आपको ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध कराएंगे सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंड्स, जैसे जान रहे हैं अभी आपके वर्तमान समय में कोविड का संकट लगातार बना हुआ है और ऐसे स्थिति में आप अपने घरों पर रहकर ही पढ़ाई को पूरी तरह से संपन्न करें, इसके लिए मैं और मेरी पूरी टीम आपके साथ लगातार जुड़ी हुई है। फ्रेंड्स, जैसा आप जान रहे हैं कि वर्तमान समय में यूपीपीएससी के साथ साथ बीपीएससी के भी इंटरव्यू हो रहे हैं या बीपीएससी के इंटरव्यू अभी होंगे। तो ऐसे स्थिति में हर कैंडिडेट को जो इंटरव्यू में जा रहा है या सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, उसे कुछ बेसिक शब्द के बारे में जानकारी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। साथ ही साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में सबसे हिट विषय रहा है और सबसे ज़्यादा सिलेक्शन इस विषय के तहत रहा है। फ्रेंड्स, मैं अपने फाउंडेशन बैच में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल को भी प्रारंभ कर रहा हूं, तो इंटरेस्टेड जो कैंडिडेट हैं वो हमारे ऑप्शनल क्लास को ज्वाइन करें। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन के साथ साथ आप ये कह सकते हैं कि सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट को कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानना चाहिए, जिसमें से 4 बातों को हमने अपने पिछले लेक्चर्स में बताया आपको कि शासन क्या होता है, प्रशासन क्या होता है, दूसरी बात ये कि लोक प्रशासन क्या होता है, प्रबंधन क्या होता है, किस प्रकार से प्रबंधन और प्रशासन एक दूसरे से अलग है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको आज फिर 4 महत्वपूर्ण टर्म को डिफाइन करता हूँ, उसे सरलता से समझाता हूँ। और ये 4 टर्म जिससे हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे वो है निजी प्रशासन, लोक प्रशासन, सुशासन और ई शासन। सबसे पहले अगर हम आपसे बात करें कि निजी प्रशासन का क्या मतलब होता है, तो निजी प्रशासन का सीधा संबंध आप कह सकते हैं कि किसी विशेष व्यक्ति या उसके समूह के साथ जुड़ा होता है और इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति या समूह किसी क्षेत्र में अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए संगठन का निर्माण करता है, कंपनी बनाता है और उस कंपनी का मेन उद्देश्य ये होता है कि उसे लाभ प्राप्त करना है। निजी प्रशासन में ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं वो मुख्य रूप से प्रबंधन के चीज़ों पर ज़्यादा बल रहता है कि प्रबंधन, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में आपको समझाया था कि निर्धारित समय, निश्चित समय और निश्चित संसाधन में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादकता को बढ़ाना और उससे ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करना। तो ये निजी प्रशासन का संदर्भ। दूसरी बात, जब हम कभी लोक प्रशासन के बारे में बात करते हैं तो लोक प्रशासन किसी भी देश या राज्य का प्रशासन होता है। राज्य मतलब आर्टिकल 12 या जनता का प्रशासन होता है। लोक प्रशासन के अंतर्गत क्या होता है कि पूरे काम करने वाली संस्थाएं जो हैं, वो काम करने वाली संस्थाएं, इसको हम लोग कहते हैं कार्यकारिणी संस्था, ये हमेशा जनता के नियंत्रण में रहता है, जनता के नियंत्रण में रहता है। और जनता के नियंत्रण में किस प्रकार से रहता है, तो आप जानते हैं कि जनता अपने जनप्रतिनिधियों का चयन करती है और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ये समस्त कार्यों को जो संपन्न करते हैं उसे हम लोक प्रशासन के रूप में देखते हैं। लोक प्रशासन का उद्देश्य जो है वो हमेशा क्या होता है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना।
कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इस कभी भी इसका इंटेंशन ये नहीं होता कि हम प्रॉफिट कमाएं, बल्कि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण, विकास, उत्थान, इन सारे कार्यों को संपन्न किया जाता है। लोक प्रशासन के अंतर्गत जितने भी कार्य संपन्न होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्य टैक्स, कर के द्वारा एकत्र किए गए धन से ही संपन्न होते हैं। कर लगाने का पावर सिर्फ और सिर्फ सरकार को होती है। कोई निजी संस्था कर एकत्र नहीं कर सकती। कर के लिए एक वैश्विक रूल है कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, कि जब तक प्रतिनिधि नहीं होगा तो टैक्स नहीं ले सकते। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिए कि इसके समस्त कार्य, जितने भी कार्य होते हैं, उस कार्य के लिए जो भी पैसा होता है वो पैसा टैक्स के माध्यम से जनता के द्वारा एकत्र किया जाता है, जनता से एकत्र किया जाता है और उसके माध्यम से राज्य अपने विभिन्न कार्यों को संपन्न करती है। इसके साथ साथ लोक प्रशासन का काम यह है कि जो राष्ट्रीय संसाधन है, राष्ट्रीय संसाधन का समान वितरण करती है ये, है ना। जैसे आप जानते हैं कि अगर पोलियो के ड्रॉप्स के बारे में जब हम बात होता है तो चाहे वो अंबानी का पुत्र हो, अमिताभ बच्चन का पुत्र हो या किसी गरीब का पुत्र हो, वो सबको एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूशन करती है राज्य का। तो लोक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण काम ये होता है कि राष्ट्रीय संसाधनों का समान वितरण करती है और इसका अल्टीमेट लक्ष्य क्या होता है, वो है विषमता को समाप्त कर समता की स्थापना। समता का मतलब होता है आर्थिक रूप से समता, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, इन सभी प्रकार के जो विभिन्न स्वरूप होते हैं उनके आधार पर एक इक्वालिटी को स्थापित करना। तो लोक प्रशासन इस प्रकार से निजी प्रशासन से डिफरेंस है। अब आइए हम बात करते हैं, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट शब्द है जो लगातार इंटरव्यू में पूछे जाते रहते हैं कि गुड गवर्नेंस। आप जा करके शासन में क्या करेंगे, तो ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि गुड गवर्नेंस करेंगे, सुशासन की व्यवस्था को स्थापित करेंगे। सुशासन की व्यवस्था क्या है, गुड गवर्नेंस की व्यवस्था क्या है और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट बात है। देखिए, है तो ये राजनीतिक और लोक प्रशासन का विषय, लेकिन इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को लाने का श्रेय है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की 2 रिपोर्ट सुशासन के संदर्भ में बड़े इंपॉर्टेंट है और वो दोनों रिपोर्ट जो है वो लगभग एक 1989 में पब्लिश्ड हुई और दूसरा 92 में पब्लिश्ड हुई। इसके पीछे उद्देश्य ये था कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो लंबे समय के लिए ऋण दिए गए थे एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे देशों को, उन ऋण का एशिया और अफ्रीका के देश के प्रशासन के द्वारा, वहाँ के राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा दुरुपयोग किया गया। तब ऐसे स्थिति में वर्ल्ड बैंक ने कुछ शर्तों को लागू किया और वो शर्त ही एक तरह से गुड गवर्नेंस के रूप में आगे आई। शर्त ये था कि हम आगे आपको तभी लोन देंगे जब हम आपको आगे तभी लोन देंगे जब आप अपने यहाँ शासन के अच्छे स्वरूप को डेवलप करें। इसीलिए गुड गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया है। प्रारंभ में ये आर्थिक दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट था, लेकिन इसमें जितने पॉइंट्स को इन्वॉल्व किया गया उससे ये आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी क्षेत्र में इसका महत्व जो है बढ़ता जा रहा है। अगर हम आपसे किसी से भी पूछना चाहते हैं कि व्हाट इज़ गुड गवर्नेंस, तो आप उसका उत्तर बिल्कुल एक लाइन में दे सकते हैं कि स्मार्ट गवर्नेंस इज
good governance. Smart governance is good governance. Smart, SMART, स्मार्ट गवर्नेंस क्या है? SMART. S for simple, M for moral, A for accountable, R for reliable या responsible and T for transparent. अगर किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था में सरलता, नैतिकता, जवाबदेहिता, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि क्या कह सकते हैं उसको, रिलायबल यानी विश्वसनीयता और पारदर्शिता हो तो हम उसे स्मार्ट गवर्नेंस कहते हैं। तो बड़ा सिंपल सा बात है कि गुड गवर्नेंस इज ए स्मार्ट गवर्नेंस। ओके, तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया था और इसने पूरी दुनिया की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था को बदल के रख दिया और अब 200 से ज़्यादा देश इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम आपसे बात करते हैं तो नेक्स्ट है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का क्या मतलब होता है? ई गवर्नेंस का मतलब होता है कि अगर हम गवर्नेंस के कार्यों को इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम के द्वारा संपन्न करते हैं तो उसे हम ई गवर्नेंस के रूप में जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स तो मोबाइल भी हो सकता है, टाइपराइटर भी हो सकता है। तब ऐसे स्थिति में कहा गया कि एक ऐसे कार्य जिसमें 3 वेयर हो। क्या क्या हो? सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो एंड पीपलवेयर। अगर ये 3 चीज का समागम है किसी भी जगह पे तो हम इसे ई गवर्नेंस कहते हैं। यानी 3 चीज का मतलब समझिए, हार्डवेयर, कंप्यूटर एंड लैपटॉप, ये सारी चीज़ें। सॉफ्टवेयर का मतलब हो गया इंटरनेट या इससे संबंधित चीज़ें, और पीपलवेयर्स का मतलब हो गया कि ये सब चीज़ों का उपयोग हम इस प्रकार से करें कि जनता को आसान सेवाएं प्राप्त हो सके। तो इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नमेंट या ई गवर्नेंस एक ऐसा प्रशासनिक कार्यों का समूह है जिसमें हम ज़्यादातर कार्यों को कंप्यूटर, इंटरनेट के माध्यम से लोगों के लिए संपन्न करते हैं। पीपल्स मतलब होता है जनता, जनता के लिए संपन्न करते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो जनता का विश्वास जो है वो सरकार के ऊपर बढ़ता है, पारदर्शिता बढ़ती है और इसके साथ साथ भ्रष्टाचार पर भी नियंत्रण स्थापित होता है। गुड गवर्नेंस और ई गवर्नेंस दोनों अब एक दूसरे के साथ मर्ज कर रहा है और उसके काउज ये हैं कि अगर आप गुड गवर्नेंस का सफलतापूर्वक प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको ई गवर्नेंस का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना होगा। वैसे सभी क्षेत्र जिसमें ई गवर्नेंस की प्रक्रिया को लागू की गई है वहाँ पर देखें आप कि लोगों की विश्वसनीयता में वृद्धि हुई है, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण स्थापित हुआ है, काम अत्यधिक तीव्रता से आगे बढ़ रही है। उदाहरण स्वरूप जैसे आपने देखा होगा कि रेलवे के टिकट्स, पहले इसमें कई प्रकार के भ्रष्टाचार होते थे, लेकिन जैसे ही ई टिकटिंग का प्रोसेस को आगे बढ़ाया गया वैसे ही आपने देखा कि इसमें पारदर्शिता भी है। आपको पता है कि आपका वेटिंग लिस्ट कितना है। अगर आपका वेटिंग लिस्ट 13 है तो ऑब्वियसली है कि 14 वेटिंग लिस्ट से पहले आपका वेटिंग लिस्ट क्लियर होगा। तो ये 4 इम्पॉर्टेंट टर्म बड़े महत्वपूर्ण हैं और इसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप बिल्कुल इसको YouTube पे जा कर के लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि किस प्रकार से आप इसको समझ पाए हैं या मुझे और आपको समझाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो आज इतना ही। इन 4 टर्मों के साथ निजी प्रशासन, लोक प्रशासन, गुड गवर्नेंस एंड ई गवर्नेंस, इस पर से विस्तार से जो चर्चाएं हैं वो ऑप्शनल में हम लोग करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।